आनुवांशिकता पढ़ेंगे। ठीक, चौथा चैप्टर है जीव विज्ञान का, जो हमारे प्रीवियस ईयर के पीसीएस से क्वेश्चन आए हुए हैं, आईएएस के क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे देख लेंगे और यहीं से आगे भी आते रहते हैं क्वेश्चन। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो इसका आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक तुम्हारा कौन है? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। इनको हम आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक भी कहते हैं, आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के जनक के रूप में किसे जानते हैं? हमने पहले ही देखा है, क्या है? जी जे मेंडल, जी जे मेंडल, क्योंकि इनका पूरा नाम है ना ग्रेगर जॉन मेंडल, तो वही है जी जे मेंडल लिखा हुआ है। ठीक, तो याद रखना, आनुवांशिकता के जनक के रूप में जाने जाते हैं। देखो 2011 में 10 में ये क्वेश्चन आया था, इसके बाद इन्हीं का दोबारा छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन आया, बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, यही देखना है कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और ये फिर ये उत्तराखंड में आया है 2010 में, उसके बाद इसने 2021 में पुनः ये रिपीट किया क्वेश्चन उत्तराखंड में ही। 10 का क्वेश्चन 11 साल बाद 2021 में रिपीट किया, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अच्छे से रटने हैं, हम यही देख रहे हैं इसमें। ठीक है, कैसे हमें क्वेश्चन घुमाता है। ठीक है, आधे क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के आते हैं, बाकी तो हमें पढ़ना है करंट वगैरह, उससे अपडेट रहना है। तो आनुवांशिकता के जनक किसे कहते हैं हम? जी जे मेंडल, मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है तुम्हारे? ये ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, इन्हें आनुवांशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था, तो उन्होंने किसका जीवधारी का उपयोग किया था? ठीक है, जो उन्होंने नियम अपने प्रतिपादित किए थे। ठीक है, तो इसने किसको किया था? ठीक है, ये तुम्हारा क्या कहते हैं? स्वीट पी, सुगंधित मटर का, क्या सुगंधित मटर का नहीं, इन्होंने गार्डन पी मटर का किया था। किसने किया था? ध्यान रखना, गार्डन, इसमें सब मटर दिए, देखो 1-2 मटर दिए, सुगंधित मटर नहीं, इन्होंने गार्डन पी मटर का प्रयोग किया था। किसका किया था? गार्डन मटर का प्रयोग किया था, गार्डन पी मटर का प्रयोग किया था। ठीक है, उन्होंने सारे प्रयोग अपने इस मटर के पौधे पे किए, क्योंकि मटर का थोड़ा क्या होता, पीरियड कम होता है, इसलिए जल्दी ज़्यादा प्रयोग कर सके थे। ठीक है, और ये मटर के पौधों में, ठीक है, मौजूदा जो होता है 7 प्रकार के गुणों का उन्होंने अध्ययन किया था। क्या किया था? मौजूदा, ठीक है, मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन कर इन्होंने इस जो गार्डन पी मटर में होते हैं 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन किया। जो 7 प्रकार के गुण होते हैं उनका अध्ययन किया, और इन 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन किया उन्होंने 3 नियम दिए। कौन से नियम दिए उन्होंने? 3 नियम दिए। एक नियम दिया, पहला नियम दिया था तुम्हारा प्रभाविता का नियम। क्या दिया था तुम्हारा पहला नियम? प्रभाविता का नियम दिया था। दूसरा दिया था पृथक्करण का नियम। क्या दिया था तुम्हारा? पृथक्करण का नियम दिया था। और तीसरा नियम उन्होंने दिया था स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। क्या दिया था तुम्हारा? स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। अध्याय का नाम स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम दिया था। 3 नियम दिए थे। ठीक है, पृथक्करण का नियम और प्रभाविता का नियम और तुम्हारा स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। इस पे 7 मौजूद 7 गुणों का अध्ययन किया। ठीक है, तुम्हारा यही जॉन ग्रेगर मेंडल ने, और 7 गुणों का अध्ययन करके मटर के उन्होंने 3 नियम दिए। ठीक है, वही तुम्हारा प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। ये पूछता है खूब, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ठीक है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो तुम्हारा ये जो है आनुवंशिक सिद्धांत आधारित है तुम्हारा लैंगिक जनन पर। किस पे? लैंगिक जनन पर आधारित है। लैंगिक जनन पर आधारित है। जीनोम चित्रण, जीनोम जिसको मैपिंग कहते हैं, का इनसे संबंध है। ठीक है, जीनोम चित्रण का किससे संबंध है? जीनोम चित्रण का जो संबंध है तुम्हारा किससे? तुम्हारा जीन्स का चित्रण, मतलब जीन्स का चित्रण से संबंधित है। ठीक है, जीनोम चित्रण होता है, जीनोम जो मैपिंग होता है तुम्हारा, ठीक है, संबंध जीन चित्रण से होता है। किसी भी जीव को अगर ले लें, ठीक है, तो किसी भी जीव में डीएनए तो विद्यमान ही रहते हैं। ठीक है, तो किसी भी जीव में जो डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। क्या कहलाता है? तो किसी भी जीव में जो होता है, जो डीएनए विद्यमान रहते हैं, तो ठीक है, उन डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का, ठीक, समस्त जीनों का अनुक्रम क्या कहलाता है? जीन कहलाता है, वो जीनोम कहलाता है। क्या कहलाता है तुम्हारा? जीनोम। ठीक है, जीनोम कहलाता है। समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। और जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। ठीक है, जीनोम मतलब समझ लीजिए वो किताब, जैसे किताब में जीन में जो भी लिखा है, ठीक है, मतलब जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक, क्या है तुम्हारा? संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक, क्या होता है तुम्हारा? प्रक्रियात्मक संगठन जो होता है जीनोम चित्रण कहलाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और जीनोम क्या होता है तुम्हारा? जीनोम बताया ना कि डीएनए, ठीक है, जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम,
समस्त जीन जो होते हैं उनका अनुक्रम जो है उसको हम जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। और जीनोम चित्रण क्या होता है? ठीक है, जीनोम चित्रण क्या होता है? तो जो जीनोम के सभी गुणसूत्र हैं ना, उनका संरचनात्मक कैसी संरचना है उनका, और उनका क्या प्रक्रियात्मक के क्या क्या कार्य हैं, इन्हीं सभी की व्याख्या जो कहलाती है वो जीनोम चित्रण कहलाती है। शब्दों पर ध्यान देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई किसे कहते हैं? आनुवंशिकता की इकाई क्या है तुम्हारी? जीन है। क्या तुम्हारी आनुवंशिकता की ये क्या है? जीन है। ठीक है, ये जीवों की मूलभूत इकाई है। ठीक है, शरीर में आनुवंशिकता की ये मूलभूत इकाई क्या है तुम्हारी? जीन ही है। ठीक है, जीन है। क्या है तुम्हारा जीन? जीन क्या है तुम्हारा? तो ये डीएनए का एक भाग है। जीन क्या है तुम्हारा? डीएनए का एक भाग होता है। डीएनए का एक भाग होता है जीन। क्या होता है? डीएनए का एक भाग होता है जीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं क्या है? जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं क्या है? तो जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं जो तुम्हारा देखो, इसमें जितनी भी विशेषताएं सारी हैं जेनेटिक कोड की समस्त विशेषताएं हैं। तो उपरोक्त सभी विशेषताएं इनको अच्छे से हम पढ़ लें। अगली बार कभी क्वेश्चन आता है बीच में पूछा गया MPPSS में, फिर क्वेश्चन को ये विशेषता देगा या किसी को मतलब गलत कर देगा तो उसमें पूछना रहेगा। तो जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं क्या है तुम्हारी? कि यह प्रायः सार्वत्रिक होता है। क्या होता है? सार्वत्रिक होता है। यह प्राय यूनिवर्सल, मतलब सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल होता है या सार्वत्रिक होता है या सार्वत्रिक होता है। ठीक है, यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है। तो तुम्हारा जो जेनेटिक कोड जो होता है, ठीक है, यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्ल के संगत होते हैं। 20 अमीनो अम्ल के संगत होते हैं। यह अनतिव्यायी, ठीक है, यह अनतिव्यायी, गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित होता है। यह जीन कोड होता है यह अनतिव्यायी, गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित होता है। इनमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडान होता है। इनमें एक प्रारंभन कोड होता है, कोडान होता है, एक समापन कोडान होता है। तो इसके जीन की विशिष्ट विशेषताएं हो गई। आगे भी किसी को परीक्षा में पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जीन के भीतर जो अनुक्रम आधारों में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? हमारा उत्परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, और उद्विकास के लिए जो होता है आनुवांशिक परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वैसे जो हमारा मनुष्य का लगातार जो विकास हो रहा है, ठीक है, नई नई फसलें हम खोज रहे हैं, तो उसमें जो म्यूटेशन होता है वो बहुत मतलब महत्वपूर्ण होता है। उस जो म्यूटेशन परिवर्तन होता है इसी से नई जातियाँ आती हैं और जातियों का नया नया विकास होता है और नई नई ऊंचाइयों को छूती रहती हैं। कभी कभी म्यूटेशन हानिकारक भी होता है और ज़्यादातर म्यूटेशन हानिकारक होते हैं, फायदेमंद बहुत कम ही होते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। फिर जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं। जीवों में जो आनुवांशिक लक्षण है संतान में कौन ले जाता है? तो वो ले जाते हैं क्रोमोसोम्स द्वारा ले जाता है। तो जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में कैसे कौन ले जाता है? क्रोमोसोम्स द्वारा ले जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स ये बने काहे के होते हैं तुम्हारे? ये तुम्हारे क्रोमोसोम्स जो बने होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। ये जो है न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, ध्यान रखना, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, ये देखना है। तो इसमें कौन सा उत्तरदायी है? ठीक है, डीएनए उत्तरदायी होता है। कौन सा? डीएनए उत्तरदायी होता है। भाई जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के लिए कौन उत्तरदायी है? डीएनए उत्तरदायी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? तो डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? तो ये कौन सा गुण है जिससे वो आनुवांशिक गुणों को आगे ले जाता है? ठीक है, तो ये पूछ रहा है कौन सा ऐसा गुण है डीएनए में, ऐसा कौन सा गुण दे दिया है? तो ये है दो रज्जुक, 2 स्टैंडर्ड की पूरकता। दो रज्जुकों की पूरकता, दो रज्जुकों की पूरकता मतलब 2 स्टैंडर्ड्स। ठीक है, स्ट्रांड्स की मतलब 2 स्ट्रांड्स, रज्जुकों को क्या अंग्रेजी में कहते हैं? स्ट्रांड्स। तो 2 रज्जुकों मतलब 2 स्ट्रांड्स की पूरकता जो है ये विशिष्ट गुण है जो डीएनए को पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाता है। कौन सा? 2 रज्जुकों की पूरकता, 2 रज्जुकों की पूरकता। ठीक है, 2 रज्जुकों की पूरकता होती क्या है? ठीक है, तो डीएनए जो होता है प्रत्येक मनुष्य की, ठीक है, प्रत्येक मानव की कोशिका के केंद्रक में विद्यमान होता है। कहाँ होता है? कोशिका के केंद्रक में विद्यमान होता है। और डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? आनुवांशिक सूचनाओं का संग्रहण करना और उनका प्रेषण करना। ठीक है, डीएनए की 2 रज्जु की जो पूरकता है इस कार्य के लिए इसको सक्षम
बनाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और डीएनए केंद्र, जैसे हमने बताया कोशिका केंद्र में होता है, इसके 2 और जगह भी होता है। कोशिका केंद्र के अलावा कहाँ होता है तुम्हारा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और पादपों में माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ उसमें लवक में, हरित लवक में भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचरण होता कैसे तुम्हारा, ठीक है। तो इसे जीन के मिश्रण से, सफलिंग जिसे बोलते हैं, कभी सफलिंग लिखा रहता है इसलिए तुम्हारा लिखा हुआ शब्द, ठीक है, ठीक है। तो इसमें अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, जीन के सफलिंग से, इन सभी से होता है, ठीक है। उत्तर होगा इसमें डी। जीन के सम्मिश्रण ब्लेंडिंग से भी होता है, ठीक है, जीन के ब्लेंडिंग से भी होता है, क्रोमोसोम्स में बदलाव से भी होता है, ठीक है, और जीन के मिश्रण मतलब सफलिंग से भी होता है, तो सभी से होता है। तो लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, लैंगिक ठीक है, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, जीन के सम्मिश्रण ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम्स में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, सफलिंग से, सभी से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लें हम कि गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था, गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था तुम्हारा, तो ये सूटन एवं बोवेरी ने दिया था, सूटन एवं बोवेरी ने दिया था। तो ये सूटन एवं बोवेरी ने गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था, गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था, सूटन एवं बोवेरी ने दिया था। अगला क्वेश्चन, जीर्ण अणु क्या है तुम्हारा, जीर्ण अणु डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया, तो डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था, तो सबसे पहले रेखांकित किया था तुम्हारा डॉक्टर जेम्स वाटसन। और हमने पढ़ा था कोशिका वाले पार्ट में पढ़ा था ना, इसका जो मतलब वो क्या कहता है, इसका चित्रण किया था, डीएनए का संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था, तो जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने, ठीक है, डॉक्टर जेम्स वाटसन एवं डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने किया था इसको सबसे पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लें, तो जिसको हम संरचना को इसको डबल हेलिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डबल हेलिक्स सिद्धांत किसने दिया था गुणसूत्र का, तो हमने पढ़ा था ना, जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस ने हमने पढ़ा था, ठीक है। तो जेम्स वाटसन डॉक्टर फ्रांसिस ने जिसका डबल हेलिक्स सिद्धांत भी दिया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर है जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित से किससे है, तो डीएनए की संरचना से है, किससे, तुम्हारा डीएनए की संरचना से ही है। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक का संबंध किससे है, डीएनए की संरचना से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रतिपादित किया, यही थे तुम्हारे वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक ही थे तुम्हारा, हमने पहले पढ़ रखा है पहले कोशिका वाले सिद्धांत में, ठीक है। वाटसन और क्रिक यूपी पीसीएस 2022 में 2012 में क्वेश्चन आया, दोबारा भी पूछ सकता है। वाटसन तथा क्रिक ने ही दिया था डीएनए का डबल हेलिक्स प्रारूप, ठीक, डबल हेलिक्स सिद्धांत वाटसन एवं क्रिक ने ही दिया था, ठीक है। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को किस कार्यक्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार, ठीक है, कार्यक्षेत्र में दिया गया था, ठीक है, डी नोबेल पुरस्कार तो इनको इसीलिए दिया था अनुवांशिकी के, किसमें, अनुवांशिकी के। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को किस कार्यक्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है, तो इनको वांशिकी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाना जाता है, ठीक है। अगला, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा दी गई थी, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना हमने अभी पढ़ा है, कौन है, वाटसन तथा क्रिक। देखो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, पीछे 2018 में फिर आया, तो ये क्वेश्चन हमें अच्छे से तैयार होने चाहिए, ठीक, इतना तो हमको प्रियो शेयर तो रटे ही होने चाहिए। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना को किसने दिया था, वाटसन तथा क्रिक ने दिया था, ठीक, वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। फिर है डीएनए की खोज किसने की थी, डीएनए की खोज तुम्हारे किसने की थी, ठीक है, डीएनए की खोज तुम्हारे किसने की थी, तो इसमें क्या है तुम्हारा जेम्स वाटसन तथा क्रिक, इसने वो दिया था, क्या कहते हैं तुम्हारा, वाटसन तथा क्रिक ने तो डबल हेलिक्स सिद्धांत दिया था, ग्रेगर मेंडल ने तो मतलब मटर पर प्रयोग किया था, इनको आंशिकता का जनक कहते हैं। जोहानसन ने भी नहीं किया था, हरिगोविंद खुराना ने, इसमें से कोई नहीं किया था, तो इनमें से ई वाला हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा तुम्हारा। फिर आ जाता है, फिर डीएनए की खोज की किसने थी, तो हमने पढ़ा है पीछे किसने की थी, तो मैं एक स्विस के वैज्ञानिक थे ना, 1869 में इसकी खोज हुई थी, कब, 1869 में थी, स्विस के वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक मिशर, कौन थे, फ्रेडरिक मिशर थे जिन्होंने डीएनए की खोज की थी 1869 में, ठीक है, स्विस वैज्ञानिक थे, फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की खोज की थी, हम कोशिका सिद्धांत के पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो देखो एक डॉक्टर हमारे जो हरविंद खुराना है, उन पर भी एक प्रश्न आया था, ठीक है, उन पर प्रश्न आया था कि किस आविष्कार के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था, तो डॉक्टर हरविंद खुराना को 1868 में शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग, ठीक, नीरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हाली के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो डॉक्टर हरविंद खुराना को 1868 में शारीरिक विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हाली के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनके द्वारा किए गए अनुसंधान से यह पता लगाने में मदद मिली कि कोशिका के आनुवंशिक कोड को ले जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड
किस प्रकार कोशिका के प्रोटीन का संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं, ये पता चला था। क्या उन्होंने खोजा था कि इनके द्वारा यह जानने में सहायता हुई कि कोशिका के जो आनुवंशिक कोड को ले जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं, कि न्यूक्लियोटाइड जो है किस प्रकार कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं, ये पता चला था। ठीक, अरविंद खुराना की खोज के कारण, इसलिए इनको 1968 में पुरस्कार दिया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया। ठीक है, फिर पूछा गया, देखो अगला क्वेश्चन, कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया किसने किया। ठीक है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए संश्लेषण किसने किया था, तो ये हमारे खुराना जी ने ही किया था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने ही किया था। ठीक है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने ही किया था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने ही किया था, प्रयोगशाला में संश्लेषण किया था। ठीक, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लावमान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। प्लावमान जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वही थे बारबरा मैकलिंटॉक। ठीक है, मैकलिंटॉक थे, तो बारबरा मैकलिंटॉक थे जिन्होंने प्लावन जीन जंपिंग जीन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ध्यान रखना, दोबारा क्वेश्चन पूछ सकता है, 1993 में क्वेश्चन आया है, आ भी सकता है, कभी भी पूछ देगा। ठीक है, बहुत बहुत पुराने क्वेश्चन रिपीट करता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है, तो डीएनए में उपस्थित कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है, तो ये अमीनो अम्ल नहीं बनाता है टायरोसिन। कौन नहीं बनाता है, टायरोसिन नहीं बनाता है। यूपीपीएससी में 1994 क्वेश्चन आया, दोबारा आ सकता है। टायरोसिन जो है डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है, टायरोसिन, क्योंकि तो हमेशा है टायरोसिन, कभी हटेगा तो है नहीं डीएनए में, तो इसको दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, क्योंकि ये अस्थायी क्वेश्चन है। ठीक है, अस्थायी जानकारी है। टायरोसिन डीएनए में एक चीज़ उपस्थित रहती है जिसको टायरोसिन कहते हैं, ये अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। ठीक है, देखो जो डीएनए में क्या रहता है तुम्हारा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन अमीनो अम्ल बनाते हैं। जो तुम्हें एडेनिन है, जैसे एडेनिन है डीएनए में रहता है ना, गुआनिन रहता है, क्या रहता है, गुआनिन रहता है, गुआनिन रहता है, साइटोसिन रहता है, क्या रहता है, साइटोसिन रहता है, साइटोसिन रहता है। ये सब तुम्हारा तो एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन ये डीएनए में उपस्थित होते हैं, ये अमीनो अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये अमीनो अम्ल बनाते हैं, जो होता है ना स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होते हैं। ठीक है, जो शरीर जो है शरीर के स्तनी जो है ना, जो स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है। और टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल जो होता है, टायरोसिन नामक, ठीक है, अमीनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक है। ये क्या है, डीएनए में मौजूद एक यौगिक है। ठीक है, जो कि क्या करता है, ये अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। बाकी डीएनए में एडेनिन रहते हैं, गुआनिन रहते हैं, साइटोसिन रहते हैं, सब अमीनो अम्ल बनाते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोबारा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, तो क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज होती है। तो डीएनए में जो शर्करा मौजूद होती है वो क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज होती है, डीऑक्सीराइबोज होती है। क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज होती है। तो देखो जीवों में जो होता है दो प्रकार, ठीक है, जीवों की कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। जीवों की कोशिकाओं में कितने प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। कितने प्रकार के, दो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, हम डीएनए को कहते हैं तुम्हारा ना डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए को क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए को क्या कहते हैं, ठीक है, आरएनए को कहते हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं डीएनए को, और आरएनए को, ठीक है, क्या कहते हैं, राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो प्रत्येक जीव की कोशिका में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, एक होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, एक होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ध्यान रहेगा। ठीक है, ये हो गए। और तो जो ये न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ना, जो आरएनए और डीएनए दो प्रकार के, इनका जो प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल जो है प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में, ठीक है, प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु भाग लेते हैं। ठीक है, जो ये हैं, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, तो इनके संयोजन में, ठीक है, इनके प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में डीएनए और आरएनए के, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल है ना दोनों, तो इनके प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड, कितने, 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु भाग लेते हैं। हम पहले भी देख चुके हैं, 4 प्रकार के न्यूक्लिक अणु भाग लेते हैं। जैसे तो डीएनए जो है मुख्यतः कहाँ होता है, केंद्रक में होता है। कोशिका की डीएनए मुख्यतः कोशिका की कहाँ होता है, केंद्रक में होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया और हरी लॉग में भी होता है, लेकिन मुख्यतः कहाँ होता है, केंद्रक में रहता है।
और ये आरएनए मुख्यतः कहाँ रहता है तुम्हारा, साइटोसॉल में। कहाँ रहता है, साइटोसॉल में रहता है। तो दोनों का रहने का स्थान अलग है कोशिका में। डीएनए रहता है केंद्रक में मुख्यतः, और आरएनए इसके विपरीत कहाँ रहता है, साइटोसॉल में रहता है। तो डीएनए में जो होती है तुम्हारी वही शर्करा क्या होती है, तुम्हारी डीएनए में शर्करा क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज होती है। क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज होती है। और इसके अलावा डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। फिर नाइट्रोजनीय समाक्षार होता है। नाइट्रोजनीय समाक्षार में क्या रहता है तुम्हारा, एडेनिन रहता है, गुआनिन रहता है, थाइमिन रहता है, साइटोसिन रहते हैं, ये रहते हैं तुम्हारे, ठीक है, ये पढ़े होंगे। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन रहते हैं नाइट्रोजनीय समाक्षार में। और इसके अलावा जो हमारा आरएनए जो साइटोसॉल में है, इसमें जो शर्करा होती है राइबोज होती है। क्या होती है तुम्हारी, राइबोज होती है। और इसमें जो नाइट्रोजनीय समाक्षार होता है, इसमें भी 4 ही होते हैं। एक यही एडेनिन रहता है और गुआनिन रहता है, लेकिन यहाँ पर थाइमिन नहीं होता है। तो आरएनए में थाइमिन नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, यूरेसिल होता है, यूरेसिल होता है, और ये साइटोसिन होता है। तो ये जो नाइट्रोजनीय समाक्षार है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, किस में होते हैं, डीएनए में। और आरएनए में क्या होता है तुम्हारा, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन होता है, लेकिन यहाँ पर थाइमिन ना होकर यूरेसिल रहता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर तुम्हारे पूछ दे, जैसे डीएनए में आज शर्करा पूछी है, क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज होती है। अगर पूछ दे आरएनए में शर्करा क्या होती है, तो आरएनए में जो शर्करा तुम लगाओगे, क्या लगाओगे, ये लगाओगे तुम्हारा क्या, राइबोज। कौन सी शर्करा होती है, राइबोज होती है। कहीं नाइट्रोजन समाचार पूछ दिया तो डीएनए में क्या, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। तो ये चारों उसमें भी होता है, लेकिन थाइमिन जब क्या होता है, यूरेसिल होता है आरएनए में, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइबोजाइम्स होते हैं, राइबोजाइम्स होते हैं, तो राइबोजाइम्स क्या होते हैं, ठीक है। राइबोजाइम्स क्या होते हैं तुम्हारे, आरएनए होते हैं। क्या होता है तुम्हारे, आरएनए होते हैं। राइबोजाइम्स क्या होते हैं तुम्हारे, आरएनए होते हैं। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या होती है। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है तुम्हें, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या कितनी हो, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या है, क्या है तुम्हारी, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या है तुम्हारी, क्या है, स्थिर रहती है, बदलती नहीं। आयु के साथ बढ़ती है, आयु के साथ घटती है, वजन के साथ बढ़ती नहीं, ये सब नहीं होता है। जो गुणसूत्र संख्या में से क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, ठीक है। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, तो किसमें नहीं होते हैं, छिपकली में। देखो छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में, देखो जितने सरीसृप है ना, तो छिपकली सहित अनेक सरीसृप प्रजातियां हैं जिनमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। इसमें लिंग का जो निर्धारण होता है कैसे होता है, पर्यावरणीय ताप के द्वारा होता है। तो ये ध्यान रखना, इसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, छिपकली में होते हैं। और छिपकली एक सरीसृप है, ठीक, सरीसृप वर्ग का जानवर है या कीट है, सरीसृप वर्ग का है। तो छिपकली के साथ कई और सरीसृप हैं जिनमें ये लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इनमें जो लिंग का निर्धारण कैसा होता है, कैसे होता है, तुम्हारा पर्यावरणीय ताप से पूछ सकता है कि अगला कुछ नहीं पूछ दे कि पर्यावरणीय ताप से, ठीक है, किसमें लिंग निर्धारण होता है, तो उसमें छिपकली विकल्प दिया होगा तो लगा देना कट से। ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछता है। आगे पूछ रहा है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं, 46 होते हैं। देखो मनुष्य में जो होता है गुणसूत्र संख्या 23 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 23 जोड़ी होती है। 23 जोड़ी का मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में जो गुणसूत्र होते हैं 44 प्लस, देखो 44 होते हैं और दो होते हैं XY, क्या होते हैं, XY 44 होते हैं और फिर एक XY होता है। स्त्रियों में होते हैं 44 होते हैं प्लस XS होते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में 22 जोड़ी जो होते हैं, तो 44 गुणसूत्र जो होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं, मतलब समान होते हैं, ठीक है। तो पुरुष और महिलाओं में 22 जोड़ी गुणसूत्र मतलब 44 गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, दोनों में 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, ठीक है, तो वो अलग अलग होता है। तो जो पुरुष में होता है वो XY होता है। पुरुष में क्या रहता है 23वां जोड़ी जो, तो XY होता है। और महिला में 23वां जोड़ी जो होता है वो XX होता है, ठीक है। और इन्हीं को जो XY और XS हैं, इन्हीं जो 23वां जोड़ी होता है दोनों में, इनको हम लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। क्योंकि जब ये जनक कोशिका से जिसको XY मिल जाता है वो पुत्र हो जाता है, ठीक है। अगर XY मिल गए तो पुत्र हो गए, अगर XS मिल गए तो पुत्री हो गए। अर्थात जैसे मतलब अगर मेल का Y आ गया और महिला में तो X ही है, अगर X आ गया तो क्या बनेगा, पुत्र बनेगा। अगर मेल का X आ गया तो महिला में तो X है, तो X ही आएगा तो क्या बनेगा, पुत्री बनेगा। तो मतलब अगर लिंग का निर्धारण है तो वो पुरुष के गुणसूत्र से होता है, महिला के गुणसूत्र से नहीं होता। अगर पुरुष का Y आया तो पुत्र बनेगा, पुरुष का X आया तो पुत्री रहेगी, वो ये हो गया, ठीक है। तो 46 गुणसूत्र होते हैं और जोड़ी दिया तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 22 जो ऑटोसोम्स होते हैं, 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होता है, 44 समान होते हैं। 23वां जोड़ी जो होता है तो वो अलग अलग होता है। पुरुष में XY होता है, महिला में XS होता है। XY पुत्र होता है और XS अगर मिलता है तो पुत्री होती है। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव शरीर में कोशिका में पैदा होने में गुणसूत्र, ठीक, गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है। जोड़े पूछे वहाँ पर, वहाँ संख्या पूछी तो यहाँ पर 23 जोड़े कितने हो जाएंगे, 23 जोड़ी डिटेल भी देख लीजिए क्या होता है इनका, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पुरुष जीन संगठन होता है, ठीक है, पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष जीन संगठन क्या होता है, XY होता है ना, पुरुष जीन संगठन क्या होता है तुम्हारा, XY होता है, ठीक है, पुरुष जीन संगठन क्या होता है तुम्हारा, XY होता है, ठीक है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम्स के मिलने से बालक का जन्म लेता है, तो पुरुष का अगर Y आएगा और महिला का क्या आएगा तुम्हारा X, महिला में X रहते हैं, ठीक है, तो पुरुष का Y आएगा और महिला में क्या आएगा तुम्हारा X आएगा, तो तुम्हारा पुत्र बनेगा, क्या बनेगा, पुत्र बनेगा, ठीक है। अगर लिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के DNA में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है, मतलब ऐसे कौन से व्यवसाय इसमें दिया है कि उसमें आदमी अगर काम करेगा तो उसके DNA में स्थायी परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, तो उसमें है तुम्हारा ऐसा कौन सा काम है इसमें, तो ये है तुम्हारा कार्बन 14, ठीक है। समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले, नहीं ये तो नहीं। एक्सरे तकनीक, क्या है तुम्हारा एक्सरे तकनीक, अगर जहाँ जो एक्सरे तकनीक में काम करते हैं, तकनीकी होते हैं, वो अगर एक्सरे के किरणों के ज़्यादा प्रभाव में आएंगे तो उनको DNA में जो है, DNA में हो जाएगा तुम्हारा क्या होता है, अस्थायी उत्परिवर्तन हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे वो एक कौन सी मूवी आई थी, क्या नाम है उसका, हल्क वाली मूवी ना, उसको किरण पड़ जाती है अल्ट्रावायलेट किरणें, तो उसको परिवर्तन हो जाता है DNA, उसको उसके पिता ने उससे बहुत प्रयोग किए होते और तमाम पिता नहीं क्या क्या कीड़े की दवाई उसको खिला के रखा होता है, ठीक है, तो उस पर किरणें जब पड़ती थी किरणों को बर्दाश्त कर लेता है, उसमें DNA उत्परिवर्तन हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, तो वो हल्क बन जाता है जब गुस्सा होता था ना, तो इस किरणें उसी से मतलब अगर ध्यान करें तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो वही कहते हैं ना कि एक्सरे तकनीक, ठीक है, जो एक्सरे टेक्निक है व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में अपनी कोशिकाओं के जो होता है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक अम्ल, जिसको DNA बोलते हैं, में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो अब हमारे जो होते हैं तुम्हारे ये अनुवांशिकता के हमने सारे क्वेश्चन देख लिए, अब अगले फिर पढ़ते रहेंगे ऐसे ही। जय हिंद, जय भारत।